बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशंस के पैरेललोग्राम लॉ देखा और सबट्रैक्शन की बात करी थी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ बच्चों क्या होता है कि इफ यू वांट टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, तो अगर टू वेक्टर्स को आप यानी कि दो वेक्टर से ज्यादा को आप ऐड करना चाहते हैं तो हम पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं। तो पॉलीगन लॉ में क्या यूज करते हैं, लेट्स से आपके पास ए वेक्टर है, ये कुछ ट्रायंगल लॉ की तरह ही होता है। बी वेक्टर है, बी वेक्टर को हम हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन करेंगे, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर ए का हेड होगा और बी का टेल होगा, हेड और टेल ज्वाइन होंगे। अगर आपको सी वेक्टर और दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज अ सी वेक्टर, तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी वेक्टर ये हो गया, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ से आए। और आप देखेंगे अगर ए प्लस बी वेक्टर ये है, अगर इस वेक्टर को ऐड करें यानी कि ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करें तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। सो इसको हम कॉल कर सकते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस केस में हम कह सकते हैं दिस इज ए वेक्टर, हेड टू टेल फैशन में बी वेक्टर को रखो, हेड टू टेल फैशन में सी वेक्टर को रखो, और ए के टेल से बी सी के हेड तक आपने अगर ज्वाइन कर दिया तो ये कैसा एक क्लोज्ड फिगर बनेगा जिसमें सारी साइड्स सेम फैशन में एक्सेप्ट वन साइड, यानी कि अगर ये फोर साइड हैं तो थ्री साइड सेम फैशन में विच आर रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक ज्वाइन होगा, दैट वुड बी द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। अगर आपको तीन वेक्टर से ज्यादा है, तीन वेक्टर से ज्यादा हैं तो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। सो आप इसको ए वेक्टर कॉल कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। ये आपने हेड टू टेल फैशन में सभी वेक्टर्स को ज्वाइन कर लिया और आप इन सब का सम निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ए से ई का, ए के टेल से ई का हेड ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, और ये आर वेक्टर होगा आपका सम ऑफ ऑल, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, यानी कि सभी वेक्टर का सम आप क्या करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में आप सेम फैशन में ज्वाइन करेंगे सभी वेक्टर्स को और आर वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे पहले हमने बात करी थी कि अगर ए प्लस बी वेक्टर निकालना चाहें तो ये आएगा, दिस विल बी ए प्लस बी वेक्टर, ये आएगा। और हम अगर ये कनेक्ट कर दें तो ये वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा। और इसमें डी वेक्टर और ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज क्यू वेक्टर। तो आप पी वेक्टर को बोल सकते हैं दिस इज ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और क्यू वेक्टर को हम बोल सकते हैं पी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो आप आर वेक्टर को बोल सकते हैं आर वेक्टर इज क्यू वेक्टर प्लस, ट्राइंगल लॉ से देख सकते हैं क्यू वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये क्यू वेक्टर है और इसमें ई वेक्टर का ऐड कर दें तो आपको आर वेक्टर मिल जाएगा। क्यू वेक्टर को आप यहाँ ऊपर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू वेक्टर की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप फाइनली यू विल गेट आर वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर प्लस ई वेक्टर, और क्यू वेक्टर की जगह हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसमें ई का सम और कर देंगे तो आपको सभी वेक्टर्स का सम मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर
प्लस ई वेक्टर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जेई मेंस 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है। each other. If the force Q is double, then their resultant also get double. Then the angle theta. तो जब भी एक हमें रिजल्टेंट के बारे में बात की जाए, तो रिजल्टेंट के बारे में जब भी बात की जाएगी, हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपने को पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, यानी कि आर स्क्वायर, हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि अगर आप Q को देखो, P का मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया हुआ है 2f और Q का मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया हुआ है 3f। अगर आप Q को डबल कर रहे हैं, अगर लेट से ये आपका Q वेक्टर है, अगर आप इसको डबल कर रहे हैं, इसका मीन क्या होगा कि इसका आपने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। दिस विल बी अ 2Q वेक्टर। मैग्नीट्यूड डबल कर देंगे तो आपका ये 2Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इन f इंटू 2, दैट इज 6f, ये हो जाएगी। अगर आप p का और 2q का अगर सम लेते हैं, यानी कि ये बोल रहे हैं कि p और q में से अगर आप q को डबल कर देते तो इनका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं r प्राइम इक्वल्स टू 2r, डबल हो गया है। ओके, देन r प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं p स्क्वायर प्लस q 2q स्क्वायर 2q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p इंटू 2q कॉस थीटा। दोनों इक्वेशंस में अगर आप इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू डालते हैं, यानी कि यहाँ पर r प्राइम में डालेंगे, r प्राइम को आप 4r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, p को आप 2f यानी कि 4f स्क्वायर प्लस 2q को आप 6f यानी कि 36f स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू p को आप 2f और q को आप 6f डाल देंगे, 2q को आप 6f डाल देंगे इंटू कॉस थीटा। So you will get 4r square equals to 40f square and this is 24f square cos theta। ये रिलेशन आ जाएगा। और आप फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप निकालेंगे कि आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, दैट इज 4f स्क्वायर, q स्क्वायर इज 3 यानी 9f स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p, दैट इज 2f इंटू 3f, आप q को 3f लिख देंगे इंटू कॉस थीटा। ये होगा, सॉल्व करके आपके पास आएगा 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करने वाले हैं, आपको ये आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो 4r स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ दिस, और 4 टाइम्स करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 52f स्क्वायर प्लस 48 कॉस थीटा। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करेंगे, यू विल गेट 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 52f स्क्वायर प्लस 48f स्क्वायर कॉस थीटा। तो आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करके देखेंगे कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आएगी। योर आंसर विल बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर हमें दिया हुआ है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी is n times magnitude of a minus b, then angle between a and b। सिंपली जब भी रिजल्टेंट की बात आए, मैग्नीट्यूड की बात आए, तो हम क्या करेंगे, देखो एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, हम ये रिलेशन ही यूज करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
का मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, इसके बाद हम अगर स्क्वायर कर देते हैं तो आप a प्लस बी, यानी कि हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हमने a प्लस बी और a माइनस, अब a प्लस बी और a माइनस बी में बताया है a एंड b एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल दे रखे हैं तो आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में हम पहला एक रिलेशन हमें ये आ गया है और ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए, यानी कि 2 और 3। हम फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करें तो यू विल गेट a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स a माइनस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी को आप यहां से रख देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां से रख देंगे। तो आप LHS में आप ये वाला टर्म रखेंगे, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आएगा। RHS में आप करेंगे n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, सॉरी माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। अब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड a अगर लें तो यहां पर पूरा कॉमन आ जाएगा, दैट इज a स्क्वायर, और a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों को a स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा 2, और 2 को भी आप कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। आपने क्या किया है, इसको भी a स्क्वायर रखा है, इसको भी a स्क्वायर, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर, और इसको a रखा है, इसको a रखा है, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर cos थीटा। और आपने 2a स्क्वायर कॉमन लिया है, 2a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस cos थीटा। इसी तरह आप इसको a स्क्वायर रखेंगे, इसको भी a स्क्वायर रखेंगे, और इसको भी a रखेंगे तो ये माइनस 2a स्क्वायर बनेगा, ये प्लस 2a स्क्वायर बनेगा। आप यहां पर भी कॉमन लेंगे तो ये 2n स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 माइनस cos थीटा ये बनने वाला है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, a स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आप देखेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। सॉल्व करेंगे आपको आएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस n स्क्वायर, और यहां पे आएगा n स्क्वायर माइनस 1। तो cos थीटा की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। थीटा आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आप, तो आपने देखा बच्चों हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, बस उसका थोड़ा सा मैनिपुलेशन था। एक ये रिलेशन दे रखा था और ये हमने बेसिकली फॉर्मूला यूज किया है। ये फॉर्मूला हमने इस रिलेशन में डाल देना है और हमें सिंपली cos थीटा का एक रिलेशन मिल जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो आप बच्चों यहां पर ध्यान दें कि हमने किस तरह से फॉर्मूले का यूज करते हुए आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2015 का क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। अ वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय एन एंगल डेल्टा थीटा रेडियन, डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल देन 1। तो बच्चों जैसे ही ये टर्म दिखे तो आपको याद आना चाहिए कि यहां पर अप्रोक्सीमेशन लगने वाला है, अप्रोक्सीमेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक वैल्यू अप्रोक्सीमेशन के लिए दी है। टू गेट अ न्यू वेक्टर बी, इन दैट केस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आप मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर, ये आपको ए वेक्टर गिवन है, और आपने ए वेक्टर को रोटेट करने के बाद बहुत छोटा एंगल रोटेट किया है, आपने ए वेक्टर को रोटेट किया है डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल। ओके, तो आप
दिस इज ए वेक्टर, और इसको आपने रोटेट किया है तो यहां पर ये आपका बी वेक्टर बन गया है। अब रोटेट करने से इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, तो आपको एक रिलेशन यहां पर मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, एंड डेल्टा थीटा इज मच स्मॉल देन 1 एंड इट इज इन रेडियन। तो आप देखेंगे ए माइनस बी, ए बी माइनस ए वेक्टर, ये अगर हम इस तरह से इनको ज्वाइन कर दें तो ये वेक्टर हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए वेक्टर। कैसे आएगा? आप देख सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव यू बी वेक्टर। सो ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ए कैंसिल हो जाएगा, बी वेक्टर देगा। तो आप निकाल सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव यू बी वेक्टर। आप पैरेललोग्राम लॉ से भी जा सकते हैं, आप पैरेललोग्राम लॉ में ऐसे बना दें और ऐसे ज्वाइन करेंगे तो बी वेक्टर माइनस माइनस ए वेक्टर, यानी कि हेड माइनस टेल आपने लिखना होता है। ओके, अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की हम लेंथ कैसे निकालें? तो बच्चों याद करो, हमने ये आर्क लेंथ निकाली थी। अगर ये डेल्टा थीटा बहुत ही स्मॉल है, सो दिस आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको आर्क लेंथ को, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, यानी कि लेंथ ऑफ दिस साइड कैन बी रिटेन एज ए इंटू आर इंटू थीटा लिखते थे, ए इंटू डेल्टा थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। और ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आपको सीधा मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डेल्टा थीटा। तो आप देखेंगे सिंपली आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ए वेक्टर, सॉरी ऑप्शन ए में आपको ए इंटू डेल्टा थीटा दिया हुआ है। सो यू विल गेट द आंसर ए इंटू डेल्टा थीटा। Next, we will see what happens when we multiply a scalar number to a vector quantity. Let's say we are given a vector which is represented by an arrow like this, and the direction is this. So we are multiplying the vector A with some number k. So you have multiplied k with a vector. So what would happen कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कब होगा? इफ k इज ग्रेटर देन 1। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ a को हम सिंपली a लिख सकते हैं, और के ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली k टाइम्स a लिख सकते हैं। तो आपने देखा k फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। अगर k आपका 1 से बड़ा है तो ये आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, एंड देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। इसका पहला स्टेप है, देयर इज change in magnitude of the vector, but no change in second, no change in direction of the vector। यानी कि अगर स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें, if you multiply the vector with scalar number, then there will be a change in magnitude only and there is no change in the direction। तो क्या इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज होगा? इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है। लेट से यहां पर ये हमने लेमडा से मल्टीप्लाई किया है, आपने ए को लेमडा से मल्टीप्लाई किया है, इट्स मैग्नीट्यूड कैन डिक्रीज ऑल्सो इफ लेमडा इज लेस देन 1। अगर आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो 1 से कम है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? लेमडा ए का मैग्नीट्यूड होगा लेमडा टाइम्स ए, एंड यू नो लेमडा इज लेस देन 1, so its magnitude will be lambda a and which will be less than a। a से कम हो जाएगा क्योंकि लैम्डा आपका 1 से कम है। तो यानी कि हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं with multiplication of a vector with a scalar number। So the point is we can increase or decrease the magnitude of a vector by multiplying it with a scalar number।
स्केलर कोई नंबर है आपका, उससे आपको जो है फ्रैक्शन में है तो वो 1 से कम हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 से ज्यादा है तो आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग वी विल स्टडी द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स क्या होता है? टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अनदर वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर को ब्रेक करके आप दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और ये पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाएगा। और लेट से कोई भी ये आपको वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो यहां पर क्या कंसीडर करेंगे कि यहां पर एक यूनिट वेक्टर जिसको हम आई कैप बोलेंगे, आई कैप इज a unit vector along x axis, and j cap is a unit vector along y axis। तो हमने यहां पर एक यूनिट वेक्टर x एक्सिस के अलोंग माना हुआ है, और j कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस। सो वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अनदर वेक्टर। तो हम इसका सिंपलेस्ट वे मानेंगे, एक वेक्टर हम क्या करेंगे, x एक्सिस के अलोंग मान लेंगे, और एक वेक्टर हम y एक्सिस के अलोंग मानेंगे। तो ये इस वेक्टर को हम लिखेंगे ए एक्स इंटू आई कैप। यहां पर ये इसका मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स, और आई कैप इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। और ये होगा आपका ए वाई इंटू जे कैप। हम ए वेक्टर को अब रिप्रेजेंट करने के लिए ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ए वाई यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, ए वेक्टर की जो लेंथ होगी हम इसको बोल सकते हैं ए, ये एंगल थीटा है, तो हमें ए वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अगर आप ये निकालेंगे तो ए वाई की वैल्यू आएगी आपकी ए साइन थीटा, ये आ जाएगी। और ए एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो ए कॉस थीटा, यानी कि थीटा और ए के टर्म्स में हमने ये लेंथ निकाल ली है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप अगर साइन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस को साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको परपेंडिकुलर आ जाता है। कॉस थीटा में आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है, हाइपोटेनस से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करके आपको बेस आ जाएगा। तो ये आपको हाइपोटेनस यानी कि ए को मल्टीप्लाई किया है कॉस थीटा से, और आपको बेस आ गया, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद परपेंडिकुलर आ गया। तो आप देखेंगे हमने एक यूनिट वेक्टर माना आई, यूनिट वेक्टर आई माना, और इसको हमने ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स इंटू आई कैप। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए एक्स कैसा है, एक नंबर है ए एक्स, और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमें पता है यूनिट वेक्टर, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी आई। तो यहां पर लेंथ के लिए हमें ए एक्स यूज हो रहा है, और डायरेक्शन के लिए हमें आई कैप यूज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर है जिसकी लेंथ है ए एक्स और डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये ए वाई है, इसका डायरेक्शन है जे कैप। आप इस जे कैप को आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ से आप देख सकते हैं कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप दोनों का रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ए वेक्टर आने वाला है। तो कंपोनेंट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर को, हम लिख सकते हैं दिस इज द सम ऑफ टू वेक्टर, जिनमें से ए वेक्टर है, एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप, और एक वेक्टर है ए वाई जे कैप। ए एक्स, ए एक्स को हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। और ए वाई जे जो वाई एक्सिस के अलोंग आता है, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट
ऑफ ए वेक्टर, यानी कि एक एक्स कंपोनेंट हो गया जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और जो अलोंग वाई एक्सिस होता है उसको वाई कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस तरह से आपके पास कोई भी अगर वेक्टर है और एंगल दिया हुआ है तो हम उसको एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कुछ वेक्टर ऐसा होता हमारा तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ करते और ये आपका बेस हो जाता, यानी कि लेट से ये बी वेक्टर है और ये एंगल फाई है, तो ये हो जाता बी कॉस फाई। और कैसा होता, ये एक्सेस के अलोंग है तो इसमें आई कैप लगा देते और ये जे के अलोंग आएगा क्योंकि दिस इज पैरेलल टू द जे ओनली, और ये हो जाएगा बी साइन फाई इंटू जे कैप। तो इस तरह से हमने थीटा थीटा और वेक्टर के टर्म्स में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर, फाइनली हमारा ए वेक्टर विल बी, फाइनली ए वेक्टर विल बी ए cos theta I cap प्लस ए sin थीटा जे कैप। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए इंटू साइन थीटा आई कैप, सॉरी cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसके बाद अगर हमारा वेक्टर यानी कि थ्री डी प्लेन में है वेक्टर, थ्री डी प्लेन में अगर वेक्टर है यानी कि आपका वेक्टर है, लेट से ये ओरिजिन हो गया कुछ, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लेंथ आपकी कुछ ए एक्स हो जाएगी, दिस इज ए एक्स आई कैप, और इसको हम ए जेड के कैप बोलेंगे, जहां पर के कैप क्या है, के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो हमने एक्स वाई और जेड, बच्चों ये राइट हैंड थंब रूल से रहते हैं कि आपका एक्स और वाई, अगर आप एक साइड में एक्स मान रहे हैं दूसरी साइड में वाई मान रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या बोलता है कि अगर आपकी राइट हैंड की फिंगर्स एक्स के साइड में और वो वाई के साइड में कर्ल करें तो आपका थंब का डायरेक्शन जेड एक्सिस में होना चाहिए। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, इसको एक्स और इसको वाई मान लें, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता है, उसको हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रोडक्ट देखेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें। तो यहाँ पर ये हमने एक्स एक्सिस माना हुआ है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, ए एक्स आई और ए जेड कैप, और ये वाला होगा ए वाई जे। तो अगर इस प्लेन की बात करें, हम इस प्लेन की बात करें तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। पैलोग्राम लॉ से ये वाला वेक्टर यानी कि ये आपको डायगोनल डायगोनल ऑफ द पैलोग्राम, इस पैलोग्राम का डायगोनल आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज ए एक्स आई प्लस ए जेड के, ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे ये ए वाई जे है, ए वाई जे को आप शिफ्ट करके यहां लिख सकते हैं। तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें ए एक्स आई ए वाई के ए जेड के, ये वेक्टर हो गया ए एक्स आई और ए जेड के। और ये वाला वेक्टर कितना होगा, ये है आपका ए वाई जे। तो ये आपका टोटल ए वेक्टर, ये ए वेक्टर आ गया है आपका, ये ए वेक्टर इट कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आप इसी से देखेंगे, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, ए का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ यानी कि इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो पहले हम अगर इसकी लेंथ निकाल दें, और आप देखेंगे कि ये नीचे प्लेन में है यानी कि ये एक्स जेड प्लेन में है। पहले तो आप देखें कि इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि ये आपका दिस इज जस्ट लाइक ए फ्लोर ऑफ योर
रूम, रूम की जैसे फ्लोर होती है वैसे है। और ये क्या है, दिस इज अ लाइन अलोंग द साइड वॉल ऑफ योर रूम। फ्लोर में और वॉल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है, तो इसलिए ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से, ये आपको डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, इस डायगोनल की लेंथ मैं इसको बोल रहा हूं d1। सो d1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, और हम बोल सकते हैं a इक्वल्स टू, ये ए वाई है, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो हम ये बोल सकते हैं d1 स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आपको ए स्क्वायर देने वाला है। दिस इज d1 स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आपके पास ए स्क्वायर आने का। d1 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सॉरी ए जेड स्क्वायर, और आपने ए वाई को और स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है। यानी कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो आपको क्या करना होता है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दें तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो सिंपली कभी भी आपको कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया हुआ, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका रूट कर देंगे, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। इफ दिस इज गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म, जहां पर ए एक्स क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, ए वाई होगा वाई कंपोनेंट, ए जेड होगा जेड कंपोनेंट। कंपोनेंट फॉर्म में मैग्नीट्यूड प्रेजेंट किया जाए। लेट्स से आपको ए वेक्टर इज गिवन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड हमने निकाल चुके हैं, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। You can write root of ax square plus ay square plus az स्क्वायर। तो आप ए कैप को जो डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन, सॉरी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे डिफाइन करते हैं। ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, जिसको डिफाइन करेंगे वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि इसका अगर यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो ऊपर वाला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, और नीचे तो मैग्नीट्यूड ही है इटसेल्फ, इसका मैग्नीट्यूड यही होगा, तो ये आपको 1 मिल जाएगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं ए वेक्टर, ए कैप इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर को आप लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मैग्नीट्यूड को आप डिफाइन करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट अगर आप देखें, तो ए वेक्टर को आप इसको देख सकते हैं, दिस टर्म, ये टर्म आपके पास आएगा ए एक्स ओवर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा टर्म आपके पास आने वाला है ए वाई ओवर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। थर्ड टर्म आपके पास आने वाला है ए जेड ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इसका होल का रूट यानी कि 1/2 पार्ट। इस तरह से ये आपको ये तीनों टर्म मिल सकते हैं। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस के। तो हम ए
कैप जो डिफाइन करेंगे हम क्या करेंगे, 2i प्लस 3j प्लस के, इसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी कि आपके पास टर्म आने वाला है 2, और ये टर्म होगा 14 यानी कि रूट 14 आई कैप प्लस 3/√14 जे कैप प्लस 1/√14 के कैप। आप इस तरह से किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये 1999 में पूछा गया है नीट में। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i 0.8 j और ck देन द वैल्यू ऑफ c। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, बट ये देखो आपको ये दिया गया है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अगर हम बोले तो आप बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होल का रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा यानी कि 1 आना चाहिए। तो यहां पर आप अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए तो हम बोल सकते हैं 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.8 होल स्क्वायर। देखो यहां पर माइनस है, माइनस भी लेंगे तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा। थर्ड इज सी स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 0.11 आ जाएगी और सी की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो √0.1। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन a rectangular coordinate is 3, 2, 5 then the position vector। तो यहां पर क्या होता है कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाए तो ये x होती है, ये y होती है और ये z होती है। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर में हम a वेक्टर को ले सकते हैं x, i कैप प्लस y, j कैप प्लस z, k कैप। यानी कि इसका x कंपोनेंट है 3, तो इसको हम लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि हम ओरिजिन से देख रहे हैं इसकी लोकेशन। अगर हम बोलते हैं कि दिस इज 3, 2, तो इट मींस x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 2, तो ये लोकेशन हो जाती है 3i प्लस 2j। और z में आप कितना जा रहे हैं 5, 5 टाइम्स z में जा रहे हैं तो 5k। ये इसकी क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको a वेक्टर और b वेक्टर दे रखे हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। यानी कि आपको एक वेक्टर निकालना है इन चारों में से, इन चारों में से एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं वो p वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर को बोल सकते हैं पी मैग्नीट्यूड इंटू पी कैप। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट। हमें पी वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि पी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल्स टू द बी। बी का मैग्नीट्यूड आप देखेंगे दिस इज 7 स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और डायरेक्ट पैरेलल टू ए, पैरेलल ए के लिए हम कह सकते हैं ए कैप के अलोंग है, क्योंकि ए कैप का अपना तो कुछ मैग्नीट्यूड होता नहीं है, तो ये डायरेक्शन के लिए ए कैप यूज होगा और मैग्नीट्यूड के लिए बी कैप यूज होगा। तो देखो बी का मैग्नीट्यूड आप निकालने के लिए आप कैसे क्या कह सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा। और ए कैप निकालने के लिए आप ए कैप निकालने की क्या करेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट और ये 5 आएगा, दिस इज 3i प्लस 4j डिवाइड बाई 5। तो यहां पर आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे और दिस इज 3i प्लस 4j
डिवाइड बाई 5, ये आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर का रूट आप निकालेंगे, तो दिस विल बी 25 डिवाइड बाई 5, 3i प्लस 4j। इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, आपको p वेक्टर मिल जाएगा 5 टाइम्स 3i प्लस 4j, तो दैट इज 15i प्लस 20j। 15i प्लस 20j विल बी योर आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a vector that must be added to this vector and this vector, so the resultant is a unit vector along y axis। यानी कि आपको तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 2k, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 6j माइनस 7k, और सी वेक्टर अननोन है, बट आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, b प्लस सी। यहां पर तीनों का ऐड करके दे रखा है और तीनों का सम दो रखा है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और जिसको हम बोलते हैं जे कैप। तो यानी कि तीनों का सम आपको पास जे कैप आ गया, तो हम सी वेक्टर इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि सी वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप माइनस ए प्लस बी, ये निकाल सकते हैं। तो आप a प्लस बी को निकालेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो होगा क्या, i कंपोनेंट i के साथ प्लस होगा, j कंपोनेंट j के साथ प्लस होगा, और k कंपोनेंट k के साथ प्लस होगा। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए i कंपोनेंट i के साथ प्लस क्यों होता है, क्योंकि i और i कंपोनेंट दोनों पैरेलल होते हैं। तो सिंपली ये हो जाएगा 4i, ये आपका -3 है और ये +6 है, तो यहां पर ये हो जाएगा +3j और -5k, ये हो जाएगा। तो आप j में से सिंपली इसको माइनस कर देंगे, माइनस टाइम्स 4i प्लस 3j माइनस k, j माइनस, दिस इज j माइनस 4i माइनस 3j प्लस 5k। तो आप देखेंगे -4i -2j और +5k, ये वेक्टर आ गया आपका सी वेक्टर। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइड ऑफ ए क्यूब इज ए शोन इन द फिगर, द वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ए बी ओ डी टू द सेंट्रल फेस ऑफ बी ई एफ ओ। यानी कि आप देखेंगे सेंटर ए बी ओ डी, ये आपका फेस बना है पीछे वाला, जो जेड में और एक्स में लाई करेगा, इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो सेंट्रल पॉइंट पर देखेंगे ये वाली लेंथ a/2 होगी और ये वाली लेंथ भी a/2 होगी। तो जे कॉर्डन जे वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओजी ओजी वेक्टर को हम लिख सकते हैं a/2 अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि आप देखेंगे दिस इज, ये लेंथ आपकी a/2 होगी और ये लेंथ भी आपकी a/2 होगी, तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा प्लस a/2 इंटू के कैप, ये मिल जाएगा। उसके बाद आप एच का ओ एच देख सकते हैं, बी दिस इज बी ई एफ ओ बी ई एफ ओ, यानी कि आप ये देख रहे हैं पीछे वाला फेस है, पीछे वाला फेस है, और इसका आप पोजीशन वेक्टर निकालने जाएंगे, तो दिस इज a/2 एंड दिस इज a/2, यानी कि a/2 अलोंग y कैप एंड a/2 अलोंग j कैप। तो आपको ओ एच मिलने वाला है a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप। अब आपको निकालना है कि दिस इज द वेक्टर, जो आपको वेक्टर निकालना है, यानी कि आपको जी एच वेक्टर निकालना है, द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट से जी से एच तक निकालना है। यानी कि आपको, अगर आप देखें दिस इज ओ जी, दिस इज ओ एच, ये आपका एच है, दिस इज ओ, दिस इज जी, आपको ये वेक्टर निकालना है।
दिस इज ओ एच एंड दिस इज ओ जी। तो हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ट्राइंगल बन रहा है। अगर जी एच वेक्टर निकालना है तो आप ट्राइंगल लॉ में देख सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव्स यू दिस वेक्टर। या फिर आप पैलोग्राम लॉ से देख सकते हैं, पैलोग्राम लॉ से कुछ कह सकते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। जी एच वेक्टर जो आपका आने वाला है दैट इज ओ एच वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ से देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम आपको ये वेक्टर देगा, तो इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। तो जी एच वेक्टर की वैल्यू आपकी क्या होगी, ओ एच। ओ एच है आपका ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप। इसमें से आप माइनस करने वाले हैं ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू के कैप। तो फाइनली सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और जी एच वेक्टर आपका आने वाला है ए बाई टू जे कैप माइनस ए बाई टू आई कैप। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, यानी कि जे माइनस आई आपका सी ऑप्शन मैच करेगा, दैट इज ए बाई टू जे कैप माइनस आई कैप। तो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर। यानी कि आपको एक सी वेक्टर निकालना है विच इज ए प्लस बी, और फिर आपको सी का कैप निकालना है, यानी कि सी वेक्टर डिवाइड बाई सी का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप सी वेक्टर को ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी निकालने के लिए आप सी सी सिंपली क्या करेंगे, आई आई को ऐड करेंगे, यानी कि 4 - 1 इंटू आई प्लस थ्री जे एंड 6 - 8 कैप। यू विल गेट 3i प्लस 6j -2k। ये आपको सी वेक्टर मिल गया है। सी कैप निकालने के लिए आप इसमें से डिवाइड करेंगे 3i माइनस, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 4। तो दिस विल बी 49। तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 3/7, 49 का रूट हो जाएगा 3/7 आई प्लस इट इज प्लस 6/7 जे -2/7 के। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज सॉरी, आंसर विल बी ए, 3/7 I, 6/7 J -2/7 K। So this will be your answer.